हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है, मजे में हैं? ओके। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के एंड में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट किसी अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर सकता है या नहीं। ये तो हम जानते हैं कि एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई करता है, लेकिन एक चार्ज्ड अनचार्ज्ड पे फोर्स अप्लाई कर सकता है या नहीं? तो इसका जवाब है हाँ, कर सकता है। कैसे कर सकता है, देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। हमने एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लिया, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है और ये काफी बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसपे काफी ज्यादा चार्ज हमने लिया है, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज हमने लिया है और इस पे जो चार्ज है ये काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा अमाउंट में इस पे हम चार्ज कर सकते हैं। बेसिकली एक्सेस चार्ज की हम बात कर रहे हैं। अब इसके पास में हमने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा जो कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, यानी इस पे किसी तरह का एक्सेस चार्ज नहीं है। जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को, बड़े ऑब्जेक्ट को इसके पास हम लेकर आएंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर इंडक्शन होगा और इंडक्शन की वजह से इसका नेगेटिव चार्ज जो होगा वो इस तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो इस तरफ आ जाएगा। ये चीज हम जानते हैं इंडक्शन में। अब देखिए, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अगर एक तरह से देखा जाए तो इससे कम डिस्टेंस पे है और पॉजिटिव चार्ज जो है ये थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस पे है। अब यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन, और इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। लेकिन ये डिस्टेंस कम है तो इस वजह से अट्रैक्शन जो होगा ये ज्यादा होगा, ठीक है, और रिपल्सन जो होगा ये कम होगा। अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि नेट इफेक्ट जो आएगा इसका, इन दोनों का मिला के, वो अट्रैक्शन आने वाला है। ये बात ठीक है। अब ये हमने इतना बड़ा साइज का ऑब्जेक्ट लिया है, इतना ज्यादा इस पे चार्ज लिया है कि ये जो अट्रैक्शन आएगा, नेट अट्रैक्शन, ये कह सकते हैं हम नेट अट्रैक्शन। ये नेट अट्रैक्शन जो होगा ये ज्यादा होगा इसके वेट से। वेट से ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, वेट की वजह से ये इसके पास नहीं आ सकता है क्योंकि एक तरह से ग्रेविटी इसको वापस खींचेगी। अब अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो ये ऑब्जेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर आ जाता है। तो इस तरह से इसके ऊपर नेट फोर्स आप देख सकते हैं कि नेट फोर्स इसके ऊपर आपको नजर आएगा। और ऐसा हम जनरली एक स्केल को जब डाई हेयर्स में रब करते हैं तो ये चीज देखते हैं, डाई हेयर्स में रब करके उसको पेपर पीसेस के पास लेकर जाते हैं तो वो अट्रैक्ट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज्ड ऑब्जेक्ट एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर सकता है, नेट इफेक्ट हमें नजर आ सकता है। तो ये था उस क्वेश्चन का जवाब। आज की वीडियो अब शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, मतलब कंडक्टर से जुड़े हुए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे छोटे क्वेश्चंस जनरली बन जाते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला पॉइंट है द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। देखिए क्या पॉइंट है, हमने एक कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर मान लिया हमने। अब पॉइंट ये है कि इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज, मतलब इस कंडक्टर के अंदर ये इंटीरियर जो इनसाइड जो है यहां पे एक्सेस चार्ज नहीं होगा। ये बेसिकली हमने एक सॉलिड कंडक्टर लिया है। मान लीजिए हमने इसको एक एक्सेस चार्ज दे दिया, यहां पे हमने एक्सेस चार्ज इसको दिया इसके सेंटर में या इसके इंटीरियर में। अब होगा क्या, जो पॉइंट है उसमें क्या है, एक्सेस चार्ज क्यों नहीं रह सकता उसको समझना। जब हमने इसको कुछ एक्सेस चार्ज दिया तो ये चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस हैं, पास पास रखे हैं, तो रिपल्सन होगा इनमें। रिपल्सन की वजह से ये दूर दूर जाना चाहेंगे, इस तरह से ये एक तरह से स्प्रेड होना चाहेंगे। अब स्प्रेड होना चाहेंगे और हमारे पास ये एक कंडक्टर है। कंडक्टर क्या होता है, जिसमें चार्जेस का फ्लो अलाउ होता है, तो चार्जेस के फ्लो को ये कंडक्टर अलाउ कर देगा और ये चार्जेस फ्लो होकर कहां पहुंचेंगे, इसकी सरफेस पर। अब इसके अंदर एक्सेस चार्ज रहा क्या, नहीं रहा, ठीक है। इसी तरह से आप अगर एक्सेस चार्ज इसको देते हैं तो सारा एक्सेस चार्ज दूर जाकर इसकी सरफेस पे आ जाता है, यानी इसके अंदर एक्सेस चार्ज नहीं रहता है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट कि किसी भी कंडक्टर के इंटीरियर में एक्सेस चार्ज नहीं रह सकता है। दूसरा पॉइंट देखें, दूसरा पॉइंट है इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। सीधी सी बात है, अगर एक कंडक्टर के अंदर यहां पे अगर एक्सेस चार्ज जीरो है तो अगर गॉसेस लॉ आप लगाएंगे इसके अंदर, E डॉट ds इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन
एप्सिलॉन नॉट ये लगाते हैं, अगर एक्सेस चार्ज जीरो है, ये चीज जीरो है, तो ई डॉट टी एस हमारे पास जीरो आएगा और ई फाइनली क्या आएगा यहां से जीरो। ऐसी चीजें हमने पहले भी करके देखी है, इस तरीके की चीजें, इस तरह की कैलकुलेशन हमने की है गॉसिस लॉ के एप्लीकेशंस में। यानी अगर अंदर समेशन क्यू जीरो बन रहा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो क्या आता है, जीरो आता है। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है, एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। इसको ध्यान से देखें। तीसरा पॉइंट है हमारा कि किसी सरफेस के ऊपर, यानी कंडक्टर की सरफेस के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है या कैसा भी चार्ज है, तो इसके ऊपर अगर फील्ड की डायरेक्शन देखें तो वो हमेशा इस कंडक्टर के परपेंडिकुलर ऐसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब क्यों होती है उसको समझें। मान लीजिए हमने कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से परपेंडिकुलर नहीं है, हमने इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को मान लिया। हमने माना कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ये कंडक्टर है और इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है। अब देखिए, जब स्टैटिक कंडीशन की बात हो रही है, हमने एक कंडक्टर को जब चार्ज दिया है तो वो सारा चार्ज इस तरह से रीअरेंज हो चुका होता है स्टैटिक कंडीशन में कि उसके मूवमेंट बंद हो जाते हैं, यानी उसके ऊपर वो चार्ज घूमना बंद कर देगा, इस तरीके से एडजस्ट हो जाता है। अब यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम ऐसे माने कि अब इस स्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो इसके कंपोनेंट बनेंगे और एक कंपोनेंट इस तरफ, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा। ये चीज आप समझ रहे हो, ठीक है। अब अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आ रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लग सकता है, यानी यहां पे रखे हुए चार्ज के ऊपर इस तरफ फोर्स लग सकता है, और इस तरफ अगर फोर्स लगेगा तो ये इसकी सरफेस के ऊपर मूव करेगा, और अगर मूवमेंट होगा तो वो स्टैटिक कंडीशन नहीं रहेगी। यानी स्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा। ये वाला जो पार्ट है, ये अगर देखें इसके कंपोनेंट्स को, तो ये ई कोस थीटा होगा और ये ई साइन थीटा होगा, और ई साइन थीटा को हमेशा क्या रहना पड़ेगा, इसमें स्टैटिक कंडीशन में जीरो रहना पड़ेगा। ई साइन थीटा का जीरो रहना मतलब थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, यानी ये वाला एंगल कितना होगा, 0। ये 0 होगा तो ई जो है ये घूम के इस तरफ आ जाएगा, और ये इसकी कौन सी डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर वाली, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। ये था हमारा तीसरा पॉइंट। उसके बाद देखें फोर्थ पॉइंट क्या है। फोर्थ पॉइंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन इट्स सरफेस। ये चीज भी बिल्कुल ऐसी सेम टू सेम चीज हम पीछे स्फेरिकल सेल के केस में पढ़ चुके हैं कि अगर एक कंडक्टर की हम बात करें तो इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो बिल्कुल वही होगी जो इसके अंदर होगी, और ये चीज हम जानते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इनसाइड पे 0 है, सरफेस से मान लीजिए पोटेंशियल V हमने मान लिया इसका, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो हम ये लिख सकते हैं माइनस dV/dr इक्वल्स टू E होता है, और E अगर 0 होगा तो dV/dr इक्वल्स टू 0, और इसको इंटीग्रेट करें तो V इक्वल्स क्या आएगा, कांस्टेंट। ये सब चीजें हम स्फेरिकल सेल के केस में पढ़ चुके हैं। तो V कांस्टेंट आएगा, यानी इसके अंदर V सब जगह पे कांस्टेंट होगा। और अगर हम ये माने कि एक इन्फिनिटी से किसी चार्ज को, यूनिट चार्ज को हम इस सरफेस तक लेके आए, तो हमें मान लो कुछ वर्क करना पड़ रहा है, वो वर्क क्या होगा, इसकी सरफेस का पोटेंशियल होगा। अगर एक अंदर का जस्ट इनसाइड का एक पॉइंट लें तो वहां तक लेके आने में भी लगभग उतना ही वर्क करना पड़ेगा, बहुत इसके सरफेस के नजदीक का एक पॉइंट हमने लिया है। लेकिन अगर यहां पे वर्क और यहां पे वर्क सेम है, यानी ये सेम P और Q पॉइंट्स हमने माने थे, ऐसा किया था, पोटेंशियल एट P एंड पोटेंशियल एट Q अगर सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि अंदर के सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल जो होगा वो इस सरफेस वाले के इक्वल होगा, क्योंकि अंदर का पॉइंट यहां का हो या यहां का हो, अंदर तो सब जगह पे पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। तो पॉइंट हमारा जो था वो यही था कि इसके अंदर पोटेंशियल जो होगा वो वही होगा जो इसकी सरफेस पर होगा, यानी सब जगह यहां पे पोटेंशियल सेम रहता है। उसके बाद देखें नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिफ्थ पॉइंट हमारा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। कैसे होगा इससे समझते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे कर सकते हैं हम, इस चीज को देखना। हमने फिफ्थ पॉइंट है हमारा ये एक कंडक्टर लिया है मान लीजिए। अब इस कंडक्टर की मैं सरफेस की बात कर रहा हूं, सरफेस पर हमने एक छोटा सा पोर्शन लिया जहां पे पूरी सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन मैं एक छोटे से पार्ट की बात कर रहा हूं।
एक छोटे से एरिया की बात कर रहा हूं। यहां पे मान लीजिए ये कुछ चार्ज है और चार्ज डेंसिटी जो है इस पूरे पर वो है सिग्मा, और ये एरिया जो लिया है छोटा सा एरिया यानी डेल्टा एस हमने ले लिया। अब यहां पे अगर मैं एक इस तरह से सिलेंडर कंप्लीट करता हूं इस सरफेस के नजदीक इस तरीके से, इसे अगर मैं साइड से आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से है सरफेस, इस तरह से पूरी सरफेस है और इसकी सरफेस पर यहां पर मान लीजिए कुछ चार्ज हमें दे रखा है पॉजिटिव चार्ज, और मैंने इसे कंप्लीट करके यहां पे ये सिलेंडर बनाया है। ये जो सिलेंडर हमने यहां बनाया था इसे मैं साइड व्यू एक तरह से हम कह सकते हैं। ये कुछ ऐसा है, देखिए ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर छोटा सिलेंडर बनाया। अगर इसे हम इस तरह से करके देखें तो ये सिलेंडर हमें बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ दिखेगा। तो वही सिचुएशन मैं यहां पे दिखाना चाह रहा हूं। अगर इसे आप अंदर तक बनाए तो ये सिलेंडर कुछ इस तरह से बन रहा है। अब इस सरफेस के जस्ट नजदीक बाहर के एक पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है यहां पे, तो पॉजिटिव वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होने वाली है। और ये जो एरिया है, ये एरिया डेल्टा एस, इस एरिया की डायरेक्शन यहां पर कैसी होगी, तो इस तरह से डेल्टा एस की डायरेक्शन होने वाली है। यानी एंगल कितना होगा यहां पे, एंगल होगा यहां पे 0 डिग्री। यहां पे अगर बात करें तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। और ये जो सरफेस वाला पार्ट है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और सरफेस एरिया जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, यानी यहां पर एंगल होगा 90 डिग्री। अब गॉसेस थ्योरम आप लगाएं, E डॉट डेल्टा एस अगर करना चाहें, और इसे इंटीग्रेट जब आप करेंगे, इंटीग्रेट करने का मतलब इन तीनों पार्ट्स के लिए, इस सरफेस में 3 सरफेसेस कंसिडर हो रही टोटल में, पूरी सरफेस में एक पार्ट ये वाला, एक पार्ट ये वाला और एक ये इसका कर्व्ड वाला पार्ट। तो इस वाले पार्ट पर तो E 0 हो जाएगा, तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। इस वाले पार्ट पे, कर्व्ड पार्ट पे थीटा 90 डिग्री अगर है तो कोस 90 0 होगा, तो इसे भी कंसिडर नहीं करेंगे। खाली बचेगा कौन सा एरिया, ये वाला। अगर इस एरिया के लिए लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं E डेल्टा एस कोस थीटा, और थीटा कितना है 0, यानी इसे हम लिख सकते हैं E डेल्टा एस। ये हो गया। अब अगर गॉसेस थ्योरम अप्लाई करें, गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम अप्लाई करें तो वो क्या है, E डॉट डेल्टा एस जो होगा ये हमारा होगा यहां से सिग्मा समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये लिख सकते हैं। अब इस सरफेस के अंदर जो भी चार्ज है इस सरफेस पे वही इसके अंदर आ रहा है, तो चार्ज कितना होगा टोटल चार्ज, हम अगर सरफेस इसकी चार्ज डेंसिटी हमें सिग्मा दे रखी है, सरफेस एरिया दे रखा है, तो समेशन क्यू को हम क्या लिख सकते हैं यहां से, सिग्मा डेल्टा एस, ये लिख सकते हैं। इसे यहां पुट कर दें और इसकी जगह पे ये वाली इक्वेशन से पुट करें, तो फाइनली हम लिख सकते हैं E डेल्टा एस इक्वल्स टू समेशन क्यू की जगह पे सिग्मा डेल्टा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा एस से डेल्टा एस कट जाएगा और E आएगा हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही हमारा पॉइंट था कि कोई भी अगर सरफेस है तो इस सरफेस के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी कंडक्टर के लिए, वो ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 5। उसके बाद देखें नेक्स्ट 6th पॉइंट हमारा। 6th पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इसका क्या मतलब है, देखिए शील्ड का मतलब आप समझते हैं, जो पुराने जमाने में युद्ध के मैदान में हुआ करती थी शील्ड, बेसिकली जिससे आप शत्रु के तीरों से बचाव करते हैं खुद का, तो वही शील्डिंग है। शील्ड का मतलब बचाव करना यानी सुरक्षा करना, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का क्या मतलब है, देखिए हम जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर जो होता है, उस कंडक्टर के अगर हमने ऐसा कंडक्टर लिया जिसके अंदर कैविटी है, यानी अंदर से ये खाली है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है, ये हम जानते हैं। क्यों होगा, देखिए अगर हमने इसको एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया तो क्या होता है इसमें, अगर हमने ऐसे एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा, इधर मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है और इधर नेगेटिव चार्ज की प्लेट है, ऐसा अगर है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन का बन रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो कंडक्टर है इसके जो भी चार्ज हैं वो इस तरह से रीअरेंज होंगे कि नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा, और इस कंडक्टर के अंदर इस डायरेक्शन का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। एक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड इसके अंदर इस तरफ बन रहा है और इस पॉजिटिव और नेगेटिव वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड
इस तरफ डेवलप होगा, जिसे हम ई इंड्यूस कह सकते हैं। ये जो होगा ये हमारा बेसिकली ई इंड्यूस है। तो ई और ई इंड्यूस जो होंगे ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, यानी ये चार्जेस का रीअरेंजमेंट तब तक होगा जब तक कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले फील्ड के इक्वल ना हो जाए। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर डेवलप हुआ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इंड्यूस जो हुआ है वो एक्सटर्नल फील्ड के इक्वल होगा, तो नेट फील्ड जो बनेगा वो हमारा जीरो बनेगा, यानी कि इसके अंदर जो फील्ड रहेगा वो जीरो रहने वाला है। और अगर इस कैविटी के अंदर फील्ड जीरो रहेगा तो इसके अंदर हम कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिस्टर्ब हो सकते हैं या फिर उनमें कुछ दिक्कत आ सकती है, ऐसे बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट जो रहते हैं उनको हम इसके अंदर रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। तो ये होती है बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो ये थे हमारे जो 6 पॉइंट्स आज हमने डिस्कस करने थे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जैसे कंडक्टर्स जो होते हैं हमारे, ये ध्यान से सुना मेरे क्वेश्चन को। कंडक्टर्स जो होते हैं ये इनके अंदर हम जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कंडक्टर कोई भी मेटल जो है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब तो ये नेगेटिवली चार्ज होने चाहिए, और नेगेटिवली चार्ज अगर हैं कंडक्टर्स, तो जैसे हमने एक कंडक्टर मटेरियल लिया है, कोई भी एक जैसे लोहे का टुकड़ा ले लिया, अब उस लोहे के टुकड़े के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। और अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो हम एक वायर इससे कनेक्ट करके, अगर इस वायर से बीच में बल्ब लगाकर उसको आप अर्थिंग कर दें, यानी एक बल्ब लगाया और उसे नीचे ग्राउंड पे अगर आपने अर्थिंग कर दी उसकी, तो वो बल्ब जल जाना चाहिए, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है और यहां से करंट फ्लो होकर वो बल्ब जलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो भी आपने कंडक्टर मटेरियल, मेटल वगैरह जो भी लिया था, ये न्यूट्रल रहते हैं। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन फिर भी ये न्यूट्रल रहते हैं। कैसे, इस चीज को आप लोग एक्सप्लेन करना और कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर मुझे बताना कि ये एक्चुअल में क्या इसके पीछे की कॉन्सेप्ट है, क्या एक्चुअल में इसका राज है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन फिर भी एक्सेस में इसमें चार्ज नहीं है, उसको आप मुझे समझाना। और बाकी इसको कैसे होता है, क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो यही था आज की वीडियो में। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।